देश में कोरोना का कहर हुआ तेज, लगातार टूट रहा आंकड़ों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश के साथ बिहार में भी तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। पटना के हालत सबसे खराब। बिहार के कई जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। कई जगह आंधी के साथ बारिश के आसार। बिहार के तमाम जिलों में कोरोना के नए गाइडलाइन का पालन करवाने सड़क पर उतरे अधिकारी। समय पर बंद कराई सभी दुकानें। कई लोगों पर हुई कार्रवाई। वैक्सीन की कमी के कारण बिहार में नहीं होगा 1 मई से वैक्सीनेशन। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया नया आदेश। गया में नगर निगम के कोरोना योद्धाओं पर लोगों ने बरसाया फूल। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम लगातार कर रहा काम। मेयर और डिप्टी मेयर सड़क पर उतरकर कर रहे हैं सैनिटाइज। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का जो रिकॉर्ड है वो लगातार टूटते हुए जा रहा है। लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं। आपको बता दें कि स्थितियां जो हैं कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। तो देश में कोरोना का कहर लगातार तेज होते जा रहा है और लगातार आंकड़े टूटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 3,86,452 नए मरीज मिले हैं। तो स्थितियां खराब होती जा रही हैं। आंकड़े लगभग 4 लाख के पास पहुंचने वाले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,498 मरीजों की जान गई है। तो स्थितियां लगातार मृतकों की भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटे में देश में अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात कर ले तो वो 2,97,540 हैं। लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर गए हैं। एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात कर लें तो 31,70,228 पहुंच गई है। लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो खतरे की घंटी है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जिस तरीके से स्थिति है और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़ेंगे। लेकिन स्थितियां ये हैं कि लगातार बिहार में और देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको अगर बिहार की स्थितियों के बारे में भी बताएं तो बिहार में भी लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। और बिहार में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं देश की अगर बात कर लें तो देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो स्थितियां ये हैं कि पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ले तो देश में जो है वो 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। बिहार की अगर बात कर लें तो एक्टिव मरीजों की संख्या जो बढ़कर 1,08,21 हो गई है। राज्य में पटना के साथ साथ 5 जिले गया, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और नालंदा ऐसे जिले हैं जहां पर 24 घंटे के दौरान 500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजधानी पटना जिला जो है वो सबसे ज्यादा संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में यहां से कुल 2,186 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं गया की बात कर ले तो यहां से 1,128, जबकि बेगूसराय की बात कर ले तो 666 नए मरीज मिले हैं। वहीं अगर पश्चिम चंपारण जिले की बात कर ले तो यहां से 590, नालंदा की अगर बात कर ले तो यहां से 509। इसके अलावा अन्य जिलों की अगर बात करें तो उसका भी आंकड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। अररिया में 161, अरवल की बात करें 182, औरंगाबाद में 353, बांका में 57। इसके अलावा अगर बात करें भागलपुर में तो यहां से 305, भोजपुर में 193। इसके अलावा बक्सर की अगर बात करें तो 112 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरभंगा में 116, पूर्वी चंपारण में 276, गोपालगंज में 281, जमुई की अगर बात करें तो यहां से 192 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जहानाबाद की अगर बात कर ले तो यहां से 214, कैमूर की अगर बात कर ले यहां से 98, कटिहार की अगर बात कर ले 357। तो ये तमाम जो जिले हैं, खगड़िया की अगर बात कर लें तो 200, किशनगंज की बात कर ले 105, लखीसराय में 75, ये तमाम जिले हैं। और भी आपको बताएंगे। मधुपुरा की अगर बात कर ले, मधुपुरा में 168, मधुबनी में 246, बिल्कुल। और जिस तरीके से मुंगेर है यहाँ से 157, मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ले
478, नवादा की बात कर ले 213, पूर्णिया में 483, रोहतास में 288, इसके अलावा सहरसा की बात कर ले 398, समस्तीपुर की बात कर ले 494। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है अविनाश, और जैसे कि आपने बताया कि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत में भी देश की बात करें, देश के साथ बिहार में भी एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये चिंताजनक बात है। और ऐसे में अगर 1 मई की बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, उसकी शॉर्टेज हो गई है, तो लोगों में काफी चिंता हो गई है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक जरिया था वैक्सीनेशन, इससे लोगों को एक सुकून कह सकते थे कि सुकून मिल रहा था कि वैक्सीनेशन ले लेते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की भी कमी हो रही है, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं अविनाश, जिससे कि सरकार की भी चिंता बढ़ी हुई है। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो तमाम तो बिल्कुल जिस तरीके से शर्मिला थी हमारी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से स्थितियां हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,70,228 पहुंच चुकी है। स्थितियां खराब हो रही हैं, लगातार आंकड़े टूट रहे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के कई जिलों में मौसम ले सकता है करवट। जी हां, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में मौसम ले सकता है करवट, आंधी के साथ बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 3 मई तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर मौसम विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। मौसम अचानक से करवट ले सकता है और 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में मौसम अचानक से करवट ले सकता है, 3 मई तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो अगर स्थितियां ये हैं, लगातार आंधी के साथ बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, मौसम अचानक से करवट ले सकता है, 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। बिल्कुल, पटना मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो वाकई में सही है, और अभी तक की जो स्थिति देखी जाए इसके आसार भी दिखने लगे हैं। गुरुवार की अगर बात कर लें तो गुरुवार को ही मौसम ने दस्तक दी है। हाँ। और मौसम चेंज हुआ है। खासकर नवादा, कैमूर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हुई है। हाँ। कल पटना की अगर बात कर लें तो पटना में भी जो हवा की रफ्तार थी पहले के बनस्पत कुछ तेज हुआ है। कई जगह पर ओले पड़ने की भी खबरें आ रही हैं। तो ये मौसम विभाग ने अलर्ट 3 मई तक के लिए जारी कर दिया है और कहा है कि ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ा सा मैं बता दूं दर्शकों की तो कि आखिर येलो अलर्ट है क्या। येलो अलर्ट खतरे के प्रति सचेत रहने के लिए मौसम विभाग है जो जारी करता है। इसके अलावा उन्होंने 4 सेक्टर में बांटा है: ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। ग्रीन अलर्ट का मतलब कोई खतरा नहीं, येलो अलर्ट का मतलब है कि खतरे के प्रति आप सचेत रहें। मौसम विभाग कहता है कि येलो अलर्ट के तहत लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि खतरे की पूरी संभावना है, आप तैयार रहें। और ये ऑरेंज अलर्ट तब होता है जब मौसम विभाग के अनुसार अगर बात कर लें तो जैसे जैसे मौसम और खराब होता जाए, यानी येलो अलर्ट की स्थिति हो और मौसम अगर और खराब हो रहा हो तो मौसम विभाग उसको अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर देता है। इसमें लोगों को अगर आप इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं और इसका थोड़ा ख्याल रखें, अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। ये ऑरेंज अलर्ट का सिग्नल है। वहीं अगर रेड अलर्ट की अगर बात कर लें तो ये बेहद खतरनाक स्थिति, जैसा कि नाम से ही रेड अलर्ट खतरनाक स्थिति है। इसमें मौसम विभाग कहता है कि आप ये खतरनाक स्तर है और भारी नुकसान होने की आशंका जब भी होती है तो मौसम विभाग है जो रेड अलर्ट जारी कर देता है। तो फिलहाल जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि आप सचेत रहें, आप थोड़ी सावधानी बरतें। और वैसे में जो मौसम ने जो करवट ली है उसके पीछे भी जो कारण बताया जा रहा है, तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। इससे पहले जो पछुआ हवा चल रही थी, मतलब गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। राजेश, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल, मौसम 4 डिग्री का तापमान कमा है तो लोगों को राहत मिली है, सीधे बदल गया। अब तक जो
हवा चल रही थी, अब वो पूर्वैया हवा जिसको आप कहते हैं, पूरब साइड से जो हवा चल रही है, थोड़ी सी हवा में नमी भी है, जिसके वजह से तापमान डाउन हुआ है। तकरीबन 4 डिग्री का असर पड़ा है, 4 डिग्री तापमान कम हुआ है, और इससे मौसम में थोड़ी सी नमी आने की वजह से ठंडापन भी आया है। पश्चिम बंगाल का जो एक चक्रवातीय चक्रवात का एक स्तर बनता जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका है वहां के ऊपर में, और उसका असर देखने को मिला है। गुरुवार को अगर बात कर लें, इधर पूरब के साइड में जमुई के इलाके में भी कुछ आंधी पानी आने के आसार दिखे हैं, वहां भी कुछ हल्की बारिश हुई है। तो ये जो 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें यही कहा गया है कि आप थोड़ी सावधान रखें, क्योंकि मौसम जो है तब्दील हो रहा है। जब तक पश्चिमी हवा चल रही थी तो मौसम में नमी नहीं, हवा में नमी नहीं थी। अच्छा राजेश, एक सवाल, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मौसम बदलेगा, लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या इससे कोरोना को भी कुछ खास असर होगा? लोग जोड़कर इससे भी देख रहे हैं, हालांकि आप कोई विशेषज्ञ नहीं है, आप नहीं डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानकारी के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इससे कोरोना को लेकर भी कुछ खास असर पड़ेगा? क्या लोग, जैसे वायरल स्थितियां होती हैं, अमूमन हमने देखा है कि जब भी मौसम बदलता है लोग बीमार पड़ने लगते हैं और सर्दी खांसी की तरह उनको लगने लगता है, या सर्दी खांसी हो भी जाती है कई लोगों को, क्योंकि अचानक से मौसम बदलता है। क्या अगर ये बदलता है तो फिर स्वास्थ्य विभाग पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा? नहीं, अगर मौसम अमूमन जो चैत का महीना होता है, ऐसे भी उसमें ज्यादातर संक्रमण स्थिति ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एक गर्मी से आप ठंड से या बरसात से गर्मी की ओर जा रहे होते हैं, तो ऐसे स्थिति बनती है। जब भी मौसम चेंज हो रहा हो, जाड़े से अगर आप बरसात की ओर जा रहे हैं, बरसात से अगर गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो चेंज जब भी होता है तो मानव शरीर पर उसका असर पड़ता है। तो अभी जो तापमान अचानक गिरा है, और वैसे स्थिति में अगर बारिश होती है, लेकिन जो कोरोना की जो बात है, अमूमन मौसमी जो बुखार है उसको, वो तो निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन हर मौसम में और हर बुखार, ये आप कह सकते हैं, कोरोना नहीं हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी लोगों को बरतने की जरूरत है। वैसे में हालांकि पिछले बार जब फर्स्ट फेज का जब कोरोना था, उस वक्त भी मार्च में आया, और उसके बाद फिर गर्मी भी हम लोगों ने झेला। लोगों ने कहा कि जब मौसम गर्म होगा तो कोरोना की रफ्तार कम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना एक अपना एक वायरस है, वो ठंड के मौसम में भी सक्रिय रह रहा है, गर्मी के मौसम में भी सक्रिय है, और बरसात के मौसम में भी सक्रिय है। तो हमें ये बहुत मुगालते में नहीं रहना है कि मौसम गर्म होगा तो कोरोना मर जाएगा या खत्म हो जाएगा, या फिर ठंड आएगा तो, क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने देखा वो सबके सामने था, लोगों को पता था, और सब कुछ हम लोगों ने झेला। सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम तो बदल रहा है, वैसे में ज्यादा और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होगा तो मानव शरीर पर उसका असर होगा। वैसे में बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। राजेश, आप बने रहिए, एक दूसरी खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दरअसल बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, और कोरोना को लेकर दूसरी खबर है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच में पूरे राज्य में और पूरे देश में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण अभियान की उनकी शुरुआत की है, ऐसी योजना है। और इस बीच बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन, जितने बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उस संख्या में हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार और तमाम जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसके पास भी उन्होंने गुहार लगाई है और कहा है कि मुझे वैक्सीन मुहैया कराया जाए, तभी हम लोगों को टीका दे पाएंगे। तो वैसी स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कहा गया कि फिलहाल हम टीका लगाने की स्थिति में नहीं है। ये एक अच्छी पहल आप कह सकते हैं कि पहले ही बिहार सरकार ने सचेत कर दिया कि अभी मेरे पास उतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितना लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते रहें ताकि मेरे पास डेटा रहे, और आगे आने वाले दिनों में जब हमारे पास जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा, बड़ी प्रचुर मात्रा में जब आ जाएगा, तो फिर सीरियल नंबर जैसे उनके पास रहेगा, सीरियल नंबर के अनुसार हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। हालांकि ये 2-3 दिनों में ये मामला उम्मीद है कि सुलझ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार के संपर्क में है। केंद्र सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर हमको कोरोना को रोकना है तो वैक्सीनेशन देना होगा और इसमें कोई कोताही नहीं करनी होगी। तो केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल और दोनों हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही साथ जो कंपनियां बना रही है वैक्सीन, उनके बीच में अगर सब कुछ सही तालमेल रहा तो हमें लगता है कि आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें बिहार सरकार को बड़ी संख्या में
वैक्सीन मिल जाएगी, उसके बाद फिर हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो हमारे हैं, और स्वास्थ्य विभाग जो है, मुख्यमंत्री खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं और लगातार समीक्षा, आज भी बैठक है और कैबिनेट की भी बैठक है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस मसले पर भी बिहार सरकार चर्चा करेगी। बिहार के जो कैबिनेट में तमाम लोग हैं वो चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार को पता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये भी पता है कि अगर हम वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर नहीं करवाएं, टेस्टिंग अगर नहीं करवाएंगे तो फिर स्थितियां और खराब हो सकती हैं, और इसको लेकर सरकार सजग है और वैक्सीनेशन कराने पर पूरा जोर दे रही है। रजिस्ट्रेशन आप कराते रहिए, जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी वैसे ही आपको वैक्सीन लगाई भी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर मुंगेर में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने लड़ाई तेज कर दी है, और इस दौरान आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील भी किया है। आपको बता दें कि मुंगेर के जिलाधिकारी सहित पुलिस कप्तान खुद सड़क पर उतरे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया और कार्रवाई भी की। और पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहगंज इलाके में पुलिस ने गाइडलाइन का पालन करवाया। इस दौरान समय पर दुकानों को बंद करवाने गए पुलिस से एक बिना मास्क पहने युवक उलझ गया, और उसके बाद लोगों ने पुलिस की ही पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियां चलाई और कई लोगों को दौड़ा कर पीटा है। हालांकि इसमें एक सिपाही घायल बताया जा रहा है। उधर जहानाबाद में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सड़क पर उतरे, और इस दौरान अधिकारियों ने निर्धारित समय पर दुकानों को बंद कराया ताकि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर रोहतास से है, जहां रोहतास में भी जिले के तमाम आला अधिकारी सड़क पर उतरे और कोरोना के नई गाइडलाइन का पालन करवाया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्धारित समय पर दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान डेहरी की अगर बात करें तो यहां एसडीएम सुनील कुमार ने कहा कि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। 4 बजे तक सभी दुकानें, जो पूर्व में 6 बजे तक लागू किया गया था, उस समय को घटाकर 4 बजे कर दिया गया। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं तथा वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें भी सम्मिलित हैं। सभी को 4 बजे बंद कर दिया जाना है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण का जो प्रभाव है वो कम हो सके और चेन छूट सके। इसी तरह 6 बजे से शाम के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू को घोषित कर दिया गया है, और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 144 धारा भी लगा दी गई है, जिसका कि पूर्णतः अनुपालन करना सभी के लिए बाध्यकारी भी है। भागलपुर में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए सड़क पर एसएसपी अपने दल बल के साथ उतरी, और इस दौरान पुलिस ने समय पर दुकानों को बंद कराया। पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने कहा कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले पर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की नई गाइडलाइन आई है, और इसके तहत शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकता है, और इसके बाद दुकानों को बंद कर देना है। कई दुकानें नहीं बंद थी, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने दुकानों को बंद कराया। दरभंगा की अगर बात कर ले तो दरभंगा में भी कोरोना के लिए बनाई गई नई गाइडलाइन का पालन करवाया गया। इस दौरान सड़क पर उतरे पुलिस अधिकारियों ने दुकानों को समय पर बंद करवाया। बता दें आपको कि शहर के टावर चौक पर खुली दुकानों को पुलिस ने समय पर बंद करवाया। वहीं दरभंगा के सबसे बड़े अगर कपड़ा व्यवसायियों में से एक रूपम साड़ी के मालिक और उसके भाई को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि रूपम साड़ी के मालिक सहित उसके भाई को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 4 बजे बंदी का आदेश था इनके यहाँ। 5 बजे करीब 4:45 बजे हम लोग पहुंचे तो देखे कि बहुत सारे कस्टमर इनके दुकान में भरे हुए हैं, जिसके आधार पर ये दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। कौन लोग हैं ये रूपम ड्रेसेज के मालिक हैं। कितने लोग दुकान के अंदर रहे होंगे? दुकान में करीब 40-50 लोग रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज से ये 4 बजे का नियम लागू हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हैं नियम को? हम लोग तो जनता से पहले अनुरोध कर रहे हैं कि इस नियम को समझे, और उनके हित के लिए है, हमारे हित के। हम लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए हो रहा है ये।
और एक अच्छी खबर गया से निकल कर आई, जहां कोरोना के योद्धाओं का लोगों ने सम्मान किया। ऐसा आपको भी करना चाहिए। अगर कोई आपके लिए अगर ऐसे काम करे तो आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए। दरअसल गया में नगर निगम के कोरोना योद्धाओं पर लोगों ने फूल बरसाया है, उन्हें माला पहनाई है। दरअसल लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जब गया नगर निगम उनकी हर संभव मदद कर रहा है, तो ऐसे में लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाया है। इसी के तहत आपको बता दें कि विशेष अभियान चलाकर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों को मास्क भी मुहैया कराया जा रहा है, जिसको देखते हुए लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाया और उनका मनोबल बढ़ाया है। वहीं इस दौरान डिप्टी मेयर और इसके अलावा ने कहा है कि आम जो नागरिक हैं उनको मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए और अपने जीवन को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, इस संकट की घड़ी में नगर निगम आपके साथ है। आपको बता दें कि इस दौरान शहर को सैनिटाइज करने के लिए खुद मेयर और डिप्टी मेयर सड़क पर उतरे। स्टेशन रोड से वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16 में अभियान चल रहा है और हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी, अन्य अभियंता, उप महापौर, हमारे सभी माननीय वार्ड पार्षदगण सभी एकजुटता के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं। जैसे इस तरह कड़ाके की गर्मी में भी हम लोग गयावासियों की सेवा के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। प्रैक्टिकल बातें तो बहुत कठोर और कठिन होता है। उसके बाद जितना पूछते, चाहे वो कोरोना को हो, हॉस्पिटल से निकला हुआ हो, अन्य जगह से हो, मल मूत्र के द्वारा हो, पसीना से हो, सबको जो है सो हमारे निगम कर्मी कोरोना का बैरियर वो सबको एकत्रित करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई काम में लगे हैं, सबका अपना अपना दायित्व, सबकी प्रशंसा होनी चाहिए और सबको हौसला अफजाई होना है। दरभंगा में स्थित डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी भी वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हुआ है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने अस्पताल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन की सुस्ती के कारण कई महीने पहले पीएम केयर फंड से अस्पताल पहुंचे वेंटिलेटर को अभी भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। नगर विधायक ने कहा कि इसको लेकर मैं आगे अधिकारियों से बात करूंगा ताकि ये जल्द से जल्द शुरू हो पाए। आज मैं डीएमसीएच भी गया था, स्वास्थ्य केंद्र भी गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जिला स्कूल में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, वहाँ भी आइसोलेशन सेंटर, वहाँ भी मैं गया था। तो वहाँ डीएमसीएच जो पीएम केयर का जो वेंटिलेटर और बेड वगैरह आया, उसको जल्द से जल्द हम लोग चालू करें, इसके लिए जो है मैंने वहाँ बात की। फिर ऑक्सीजन के लिए जो अपर मुख्य सचिव जो है उद्योग विभाग के, उनसे भी आग्रह किया। फिर डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट से वहाँ कनेक्शन करने के लिए बीएमआईसीएल के एमडी हैं, उनसे भी मैंने बात किया कि जल्द से जल्द जो है ये व्यवस्था किया जाए। कोरोना संक्रमित ज्यादातर मरीजों की मौत इलाज के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलने से हो जा रही है। आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण ज्यादातर अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने बोकारो स्टील प्लांट ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन में लगातार काम कर रहा है और इसकी कटौती करके तमाम जो काम है उसकी कटौती कर दी गई है और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाने में वो जुट गया है। पिछले 4 दिनों की अगर बात कर लें तो बोकारो स्टील प्लांट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को 200 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है ताकि हम लोग जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। मुंगेर के साफियाबाद ओपन क्षेत्र में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि भागलपुर की तरफ से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जब घटना घटा तब गाड़ी जब पलटी खाया तब हम लोग को थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा नींद टाइप के आने लगा था, तो थोड़ा सा हम लोग बैठे थे तो पता नहीं, जब घटना घटा तब हम लोग को पता चला। नहीं सर, हम नहीं।
अभी आपने बताया था कि मैं चालक हूँ। सर हम चालक नहीं है, तो बस तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है अभी? वो ये पता नहीं है सर कहाँ है। अच्छा, किसकी गाड़ी है ये? बद्री खान। कहाँ का बद्री खान? भागलपुर का। कब से चला रहे हो सर गाड़ी? गाड़ी हम सर नहीं चला रहे हैं, हम खलासी कर रहे हैं। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।